हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। दोस्तों, आज का जो हमारा राजस्थान के इतिहास में जो टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान में किसान आंदोलन। अब राजस्थान में किसानों ने आंदोलन क्यों किया, इसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो इसका मुख्य कारण था टैक्स। यदि हम बात करें टैक्स की, तो राजस्थान में लगभग सभी टैक्सों को शामिल किया जाए तो किसानों पर लगभग 84 प्रकार के टैक्स लगाए गए थे। कितने? 84 प्रकार के टैक्स लगाए गए थे। उनमें प्राचीनतम कुछ टैक्सों की बात करें तो सबसे पहले आता है कुंता। कौन सा आता है? सबसे पहले एक टैक्स का नाम आता है जिसका नाम था कुंता टैक्स। कौन सा था? कुंता कर। ये जो कर था वो फसल के उत्पादन होने से पहले जो खड़ी फसल थी उस पर अनुमान के आधार पर लगाया गया टैक्स था। यानी खड़ी फसल पर लगाया जाने वाला टैक्स कौन सा था? वो था कुंता। इसके बाद में एक टैक्स था लाटा। यानी कि फसल के उत्पादन होने के बाद में जो सामंतों के द्वारा लिया जाने वाला जो टैक्स था वो था लाटा। उत्पादन होने के बाद में लिया जाने वाला टैक्स कौन सा था? लाटा। तो एक था कुंता और एक था लाटा। इसके बाद में हम बात करें तो जो मेवाड़ था, मेवाड़ का जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था उसका नाम था बिजोलिया। और बिजोलिया में एक टैक्स लगाया गया जिसका नाम था चौरी कर। कौन सा था? चौरी कर। ये जो टैक्स था ये 1903 में लगाया गया। कहां पर? बिजोलिया में लगाया गया। और ये किसने लगाया? तो ये लगाया था किशन सिंह ने। किशन सिंह या कृष्ण सिंह ने। तो ये चौरी कर था क्या? तो लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला टैक्स। लड़की के विवाह पर लिए जाने वाला टैक्स कौन था? चौरी कर था। अब साधु सीताराम दास थे, उनके अनुसार ये जो टैक्स था उस समय 5 रुपए का था। एक टैक्स और था मेवाड़ में जिसका नाम था तलवार बंधई। कौन सा टैक्स था? तलवार बंधई। ये जो टैक्स था वो 1906 में शुरू किया गया था। इसे 1905 में बंद कर दिया गया था। कौन सा था? जो चौरी करता उसे 1905 में बंद कर दिया गया था। इसके बारे में बात करें तलवार बंधई 1906 में इसे शुरू किया गया। जो वह किशन सिंह या कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में जो सामंत बने थे उनका नाम क्या था? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के द्वारा यह टैक्स लागू किया गया। अब यह टैक्स था क्या? तो उत्तराधिकारी नया उत्तराधिकारी बनने पर जो टैक्स लिया जाता था किसानों से वो कौन सा था? वो था तलवार बंधई। इस प्रकार राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए उसके कुछ ये टैक्स थे। और जो मुख्य कारण था आंदोलन का वो था टैक्स। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, सबसे पहले हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो 1897 ईस्वी में शुरू हुआ और 1941 ईस्वी तक चला था। लगभग 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला। कितने वर्ष तक यह आंदोलन चला? तो यह आंदोलन लगभग 44 वर्ष तक चला। इसके बाद में हम बात करें तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसमें जो बिजोलिया था ये बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और बिजोलिया मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और जो मेवाड़ के सामंत थे उन्हें बोला जाता था सामंत। उन्हें क्या बोला जाता था? रावजी। मेवाड़ में जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया, उसका जो सामंत था उसे रावजी बोला जाता था। और जब बिजोलिया की हम बात करें तो बिजोलिया की स्थापना की थी अशोक परमार ने।
बिजोलिया का संस्थापक कौन था? बिजोलिया का संस्थापक था अशोक परमार, और अशोक परमार जगनेर यूपी से था। जगनेर यूपी से था। जब अशोक परमार जगनेर यूपी से था, अशोक परमार ने राणा संग्राम सिंह की खानवा युद्ध में सहायता की। इस कारण सहायता करने के बाद में अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर किसने दी थी? वो दी थी महाराणा संग्राम सिंह ने ये जागीर दी थी। इसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान में यदि किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुई थी? वो बिजोलिया से शुरू हुई थी। जो राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू हुए थे सबसे पहले, तो वो कहां से हुए थे? वो हुए थे बिजोलिया से। अब हम आगे बात करें तो जो मेवाड़ था उसमें 3 श्रेणियां चलती थी। 3 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां। उनमें सबसे पहले हम बात करें प्रथम श्रेणी की। प्रथम श्रेणी, तो जो प्रथम श्रेणी थी उसके राजस्थान की मेवाड़ में कितने ठिकाने थे? 16 ठिकाने थे। प्रथम श्रेणी के मेवाड़ में 16 ठिकाने थे, और इसका जो सामंत होता था उसे बोला जाता था उमराव। क्या बोला जाता था? उमराव। जब उमराव शासक के सामने उपस्थित होता था तो शासक को भी उसका सम्मान, खड़े होकर उसका स्वागत करना होता था। इसके बाद में जो मेवाड़ में दूसरी श्रेणी थी, उनमें जो ठिकाने थे उनकी सदस्य संख्या कितनी थी? ठिकानों की संख्या थी 32, और इसका जो शासक सामंत था उसको बोला जाता था सरदार। ठीक है। और जो तीसरी श्रेणी थी उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन जो इसका सामंत था उसे बोला जाता था गोल। मेवाड़ में ये 3 श्रेणियां थी ठिकानों की। प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना था वो मेवाड़ में 16 निश्चित किए गए थे, 16 ठिकाने। उसका जो सामंत था उसे उमराव बोला जाता था। द्वितीय श्रेणी के 32 थे, उन्हें सरदार बोला जाता था। इसके बाद में जो तृतीय श्रेणी थी उसके जो सामंत थे उसे गोल बोला जाता था। अब हम बात करें तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है 1897 ईस्वी में शुरू हुआ और 1941 तक चला, तो ये लगभग 44 वर्ष चला। तो इसे बोला जाता है मैराथन किसान आंदोलन। इसके कुछ उपनाम है, तो इसे बोला जाता है मैराथन किसान आंदोलन। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मैराथन किसान आंदोलन, और इसे बोला जाता है अहिंसात्मक किसान आंदोलन। किसे? बिजोलिया किसान आंदोलन को मैराथन किसान आंदोलन बोला जाता है 44 वर्ष चलने के कारण। इसके बाद में अहिंसात्मक किसान आंदोलन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यह आंदोलन 44 वर्ष चला, लेकिन इस आंदोलन में किसी की कोई मृत्यु वगैरह नहीं हुई, इस कारण इसे बोला जाता है अहिंसात्मक किसान आंदोलन। इसके बाद में हम बात करें तो जब बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ उस समय मेवाड़ का सामंत कौन था? तो जब ये शुरू हुआ उस समय मेवाड़ का सामंत था किशन सिंह। किशन सिंह या कृष्ण, कौन था? किशन सिंह या कृष्ण सिंह। और इस समय जो मेवाड़ का महाराणा था वो था फतेह सिंह। फतेह सिंह था। अब यदि हम बात करें मेवाड़ में यदि सभी टैक्सों को शामिल किया जाए तो मेवाड़ में लगभग किसानों पर 84 प्रकार की लागभाग थी। कितनी? 84 प्रकार की लागभाग थी। और जो बिजोलिया थे इसमें जो सर्वाधिक जो जाति थी, सर्वाधिक जाति के किसान थे वो थे धाकड़ जाति के किसान। किस जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे अधिक थे। अब हम आगे चले तो इतना लंबा किसान आंदोलन है, इसको हम 3 चरणों में अध्ययन करेंगे। कितने चरणों में? इसका जो है 3 चरणों में इसका अध्ययन करने वाले हैं हम। 3 चरण। इसमें पहले प्रथम चरण की बात करें
प्रथम चरण जो चलेगा आपके, वो चलेगा 1897 ईस्वी से 1915 तक। इसका जो नेतृत्व किया गया वो किया गया साधु सीताराम दास के द्वारा। साधु सीताराम दास के द्वारा पहले चरण का नेतृत्व किया गया। जबकि बात करें दूसरा चरण, तो दूसरा चरण चलेगा 1915 से 1923 के बीच में। कब से कब तक? 1915 से 1923 के बीच में यह चरण चला। और इसमें जो नेतृत्व किया था वो किया था विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। इसके बाद में हम तीसरे चरण की बात करें, जो तीसरा चरण था ये चला 1923 से 1941। इसमें कई लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया। इसमें रामनारायण चौधरी है, माणिक्य लाल वर्मा है, हीरालाल उपाध्याय, ये कुछ लोग थे, इनके द्वारा तीसरे चरण का नेतृत्व किया गया। अब हम सेपरेट प्रथम चरण की बात करें। तो जो प्रथम चरण था उसका समय है 1897 से 1915 ईस्वी तक। और इसमें जो नेतृत्व किया गया वो किया गया साधु सीताराम दास के द्वारा। किसके द्वारा? साधु सीताराम दास के द्वारा इसमें नेतृत्व किया गया। और जो हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पर बिजोलिया में धाकड़ जाति की सर्वाधिक प्रधानता थी। किस जाति की थी? धाकड़ जाति की प्रधानता थी। अब बात आती है गिरधारीपुरा गांव की। किस गांव की बात है? गिरधारीपुरा गांव की। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिताजी की मृत्यु हुई। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिताजी की मृत्यु हुई। मृत्यु में जब इनका मृत्यु भोज चल रहा था, मृत्यु भोज में यह निर्णय लिया गया कि ये जो 84 प्रकार की लागवाग ली जा रही है, किसके द्वारा? सामंत कौन था? अभी हमने देखा था किशन सिंह या करशन सिंह के द्वारा जो 84 प्रकार की लागवाग हमारे ऊपर थोपी गई है, उनके खिलाफ हमें आंदोलन करना है। क्या करना है? आंदोलन करना है। 84 प्रकार की जो लागवाग थी उनके खिलाफ आंदोलन करना है। और इसका जो नेता बनाया गया वो बनाया गया साधु सीताराम दास को। साधु सीताराम, यहीं पर, कहां पर? गिरधारीपुरा गांव में साधु सीताराम दास को जो है इस नेता बनाया गया। और 2 व्यक्तियों को तैयार किया गया। किसके लिए? इन 84 प्रकार की जो लागवाग थी उनके बारे में महाराणा को सूचित करने के लिए। उस समय महाराणा कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह को सूचित करने के लिए नानक जी व ठाकरी पटेल, ये 2 व्यक्तियों को तैयार किया। नानक जी व ठाकरी पटेल को किसके लिए, किस कार्य के लिए? इन 84 प्रकार की लागवागों से संबंधित महाराणा फतेह सिंह के पास में इनको भेजा गया। जब इस बात का पता चला किसको? किशन सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम हमारे खिलाफ महाराणा के पास गए हो। तो जो किशन सिंह है उन्होंने एक नया टैक्स और लागू कर दिया, और वो टैक्स था चौरी कर। चौरी कर टैक्स लागू किया किस पर? लड़की की। यदि तुम्हें लड़की की शादी करनी है, किसानों को कहा गया कि यदि तुम्हें लड़की की शादी करनी है तो चौरी कर आपको देना होगा। और साधु सीताराम दास के अनुसार ये जो कर था वो कितने रुपए का था? 5 रुपए का ये कर था। कौन सा? चौरी कर 5 रुपए का कर था।
ये काफी दिनों तक ये टैक्स लागू रहा। इसके बाद में 1905 में इस टैक्स को समाप्त किया गया। और ये जो समाप्त किया गया वो इस आधार में किया गया कि यहाँ पर जो व्यक्ति थे, यहाँ पर जो किसानों के द्वारा ये कहा गया कि आप यदि हम इस टैक्स को समाप्त नहीं करते तो हम दूसरी रियासत में चले जाएंगे। तो इस डर की वजह से किशन सिंह या कृष्ण सिंह ने 1905 में इस टैक्स को समाप्त कर दिया। और यहाँ पर एक निर्णय और लिया गया 1905 में, जो यह समाप्त किया गया, क्या जो टैक्स समाप्त किया गया, इसके साथ में कहा गया जो किसानों पर जो टैक्स थे उनको 50% से 40% घटा दिया गया। ये थी किसानों की पहली जीत। क्या थी? किसानों की जो पहली जीत थी वो थी, ये थी। इसके बाद में कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई और नया सामंत बना जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। क्या नाम था? नया सामंत बना जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। नया सामंत पृथ्वी सिंह बना। इस नए सामंत बनने की खुशी में, यानी उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए पृथ्वी सिंह के द्वारा एक नया कर लागू कर दिया किसानों पर। उसका नाम था तलवार बंधाई। तलवार बंधाई कब? 1906 में तलवार बंधाई नामक टैक्स लागू किया गया। किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह के द्वारा यह लगाया गया। इसे जयपुर और उदयपुर, जयपुर और उदयपुर में इसे बोला जाता था नजराना। क्या बोला गया इसे? जयपुर और उदयपुर में इसे नजराना बोला गया। जबकि हम बात करें मारवाड़ में इसे बोला गया कैद खालसा। कैद खालसा या पेशकशी। क्या बोला गया? कैद खालसा या पेशकशी। तो ये था हमारा। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण जो चला था वो 1915 में शुरू हुआ और 1923 तक चला था। तो दूसरे चरण का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक जी के द्वारा दूसरे चरण का नेतृत्व किया गया। बात करें विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो नाम था भूप सिंह गुर्जर। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। और ये निवासी थे बुलंदशहर यूपी। ये कहां से थे? बुलंदशहर यूपी से। कौन थे? भूप सिंह गुर्जर थे। अब हम एक बात करते हैं 1915 की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति कब हुई थी? 1915 में। जो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति हुई थी उसका जो नेतृत्व किया गया वो किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इसी वजह से, इस सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व करने की वजह से विजय सिंह पथिक को अजमेर में गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों के द्वारा अजमेर में गिरफ्तार किया गया और इन्हें टोडगढ़ जेल अजमेर में भेजा गया। कहां पर भेजा गया? टोडगढ़ जेल अजमेर में भेजा गया। अब जो विजय सिंह पथिक थे यहां से ये भागे। कहां से? टोडगढ़ जेल से भागे और ओछड़ी चित्तौड़ पहुंचे और यहां पर महात्मा के नाम से यहां पर बात करते हैं दूसरे चरण की। तो जो दूसरा चरण था उसका जो नेतृत्व किया था 1916 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक जी के द्वारा। जब विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, इनके नेतृत्व करते ही, इनके द्वारा आंदोलन को संभालते ही ये जो आंदोलन था इस स्थानीय स्तर पर ही चल रहा था। लेकिन इसके बाद में ये पूरे भारत लेवल पर प्रसिद्ध हो गया। उसका मुख्य कारण था समाचार पत्र। एक जो समाचार पत्र था
गणेश शंकर विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी का जो अखबार था उसका नाम था, गणेश शंकर विद्यार्थी का जो अखबार था उसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। और यह जो अखबार था वो कानपुर से प्रकाशित होता था। ये जो अखबार कानपुर से प्रकाशित होता था, इसमें विजय सिंह पथिक के द्वारा जो प्रताप अखबार था उसमें इन खबरों, विजोलिया किसान आंदोलन की खबरों को इसमें छपाना शुरू कर दिया। जैसे इसमें ये खबरें आनी शुरू हुई, ये जो आंदोलन था भारत लेवल पर प्रसिद्ध हो गया। इसके साथ में अन्य कुछ अखबार थे, उनमें भी विजय सिंह पथिक ने इस न्यूज को छपवाया, जिसमें है प्रताप है, मराठा है, अभ्युदय है, इसके अन्य भी है, जिसमें प्रताप आ गया, इसके बाद में मराठा है, प्रताप था, मराठा था, अभ्युदय था और एक था भारत मित्र। कौन सा था? भारत मित्र। ये कुछ अखबार है। जब से ये बाद में हम बात करें, जो विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने 1916 ईस्वी में जो है विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने किया था। अब विजय सिंह पथिक के द्वारा कुछ कार्य किए गए। इन्होंने सबसे पहले किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई। किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई कब? 1916 ईस्वी में। और जो इसका अध्यक्ष बनाया गया, इसका हेड बनाया गया, वो बनाया गया साधु सीताराम दास को। साधु सीताराम दास को किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में हम बात करें तो विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया। कब? 1917 ईस्वी में जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया। और जो इसका अध्यक्ष बनाया गया, वो बनाया गया मुन्ना पटेल को। किसे बनाया गया? मुन्ना पटेल को ऊपर माल पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में इन्होंने 1918-19 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन 1918-19 में विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। इसके बाद में हम बात करें तो 1920-21 में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। कौन सा? नागपुर अधिवेशन में मांग उठाई। ठीक है, किसकी? विजोलिया किसान आंदोलन की। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें मांग उठाई। और जब जहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता गुजर रहे थे, वहां पर विजय सिंह पथिक के द्वारा कुछ प्रदर्शनी लगवाई गई, जिससे गांधी जी का ध्यान विजोलिया किसान आंदोलन की ओर आकर्षित हुआ। अब जो गांधी जी को विजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जो सूचना दी थी, वो दी थी गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई के द्वारा। कौन थे? गांधी जी के एक निजी सचिव थे, उनका नाम था महादेव देसाई। गांधी जी के निजी सचिव थे, उनका नाम था महादेव देसाई। क्या नाम था? महादेव देसाई। और जो महादेव देसाई थे, उनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था व्हाट आर एन इंडियन स्टेट। ये किसकी पुस्तक थी? ये थी गांधी। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। जो विजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण था, वो 1923 से शुरू होगा और 1941 तक चलने वाला है। अब जो विजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का जो नेतृत्व किया गया था, वो 1927 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया। इसके बाद में 1929 में हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया गया। उसके बाद में रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया और जमनालाल बजाज के द्वारा भी इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद में हमने अभी बात की थी कि 1918-19 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। किसका? बिंदुलाल भट्टाचार्य
आयोग का गठन किया गया। इसके बाद में 2 फरवरी 1922 को हॉलैंड की मध्यस्थता से, किसकी, हॉलैंड की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि जो बिजोलिया में 84 प्रकार के जो टैक्स थे उनको, उनमें से 35 प्रकार के कर या लागबाग को समाप्त किया गया। लागबाग को समाप्त किया जाएगा, लेकिन ये जो समझौता था वो लागू नहीं हुआ। फिर इसके बाद में 1941 ईस्वी में प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य की मध्यस्थता से एक समझौता होता है। कब? 1941 में जो प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ। उसमें कहा गया, या उसमें 84 में से 35 प्रकार की लागबाग को समाप्त किया गया। क्या किया गया? जो 84 प्रकार के लागबाग थे उनमें से 35 प्रकार की लागबाग को समाप्त किया गया। इसके बाद में हम बात करें तो इन्हीं की मध्यस्थता से इस आंदोलन को 1941 में समाप्त किया गया और यहां पर एक नारा दिया गया, जय हिंद वंदे मातरम। कहां पर नारा? मातरम। यह नारा कहां पर दिया गया था? जब बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति हुई थी उस समय यह नारा दिया गया था। अब हम एक बात करें तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा गीत लिखा था। कौन सा? पंछेड़ा गीत किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने यहां पर लिखा था। इसके बाद में हम बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा ने ही बूंदी किसान आंदोलन में जो है नानक जी भील के लिए अर्जी गीत लिखा था। कौन सा? जो अर्जी गीत लिखा था उन्होंने बूंदी किसान आंदोलन में उन्होंने नानक जी भील के लिए किया था। अब हम आगे बात करें थोड़ी सी बिजोलिया किसान आंदोलन की कुछ बात करें तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसमें जो संदेश वाहक का कार्य किया था वो तुलसी भील ने किया था। किसने? तुलसी भील ने यहां पर संदेश वाहक का कार्य किया था। और हम बात करें तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसमें कुछ महिलाएं भी सक्रिय थी। जिनमें सबसे नाम आता है नारायणी देवी वर्मा। कौन था? क्या नाम था? नारायणी देवी वर्मा। इसके बाद में रमा देवी, जानकी देवी, ये कुछ नाम थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन में सक्रिय थे। अब बात करते हैं 2 नंबर पर बेगू किसान आंदोलन। अब बेगू किसान आंदोलन था वो 1921 में शुरू हुआ और 1923 तक चला। अब जो बेगू है वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब जो बेगू था वो था मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ में जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन था? वो था बेगू था। इस समय जो मेवाड़ था और जो बेगू था, बेगू में जब किसान आंदोलन हुआ उस समय जो मेवाड़ का महाराणा थे वो थे फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह यहाँ के महाराणा थे। सामंत की बात करें तो इस समय जो सामंत थे वो थे अनूप सिंह के द्वारा यहाँ पर 25 प्रकार की लागबाग, यहाँ के किसान थे उन पर 25 प्रकार की लागबाग लगाई गई थी। इसके बाद में लागबाग की बात कर चुके हैं। यहाँ पर 25 प्रकार की क्या थी? लागबाग थी। यहाँ के किसानों को 25 प्रकार की लागबाग थी। जबकि बात करें जो बेगू किसान आंदोलन था उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था राम नारायण चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा? राम नारायण चौधरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, लेकिन बाद में विजय सिंह पथिक जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बाद में किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। बात करें बेगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो मैनाल भीलवाड़ा से 1921 में शुरू हुई थी। कब हुआ था? 1921 में ये जो शुरू हुआ था वो हुआ था मैनाल भीलवाड़ा से यह जो आंदोलन था वो शुरू हुआ था। अब किसानों ने मैनाल भीलवाड़ा से आंदोलन शुरू किया
तो जो यहाँ के सामंत थे अनूप सिंह और जनता के मध्य एक समझौता होता है, किसके? अनूप सिंह है वह जनता। अनूप सिंह और जनता के मध्य एक समझौता हुआ जिसे ये समझौता हुआ था, उसे फतेह सिंह ने एक संज्ञा दी और इन्होंने कहा कि यह बोलशेविक की संज्ञा दी थी। किसी संज्ञा दी? बोलशेविक की संज्ञा दी थी। और ये समझौता हुआ था वो 2 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और महाराणा के द्वारा यानी फतेह सिंह के द्वारा यहाँ पर जो अनूप सिंह थे, अनूप सिंह को सामंत के पद से हटाकर अमृतलाल को यहाँ पर सामंत बनाया गया। इसके बाद में एक घटना होगी यहाँ पर, वो घटना थी गोविंदपुरा की घटना। गोविंदपुरा घटना 13 जुलाई 1923 को। गोविंदपुरा गांव में जो किसान थे बेगू के, उन्होंने शांतिपूर्ण सभा रखी। जब सभा रखी गई तो जो हमारे फतेह सिंह है उनके द्वारा एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई जिसका नाम था ट्रेच ने यहाँ पर गोलियां चलाई गई। किसने यहाँ पर गोलियां चलाई? तो यहाँ पर जो गोलियां चलाई थी वो चलाई थी ट्रेच ने। यहाँ पर गोलियां चलाई गई, ट्रेच ने यहाँ पर गोलियां चलाई, जिसमें रूपा जी व करपा जी और करपा जी ट्रेच के गोलियां चलाए जाने पर यहाँ पर मारे गए। इसके बाद में फिर आएंगे पथिक जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने किया? पथिक जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 वर्ष का कारावास सुनाया गया। अब जो बेगू किसान आंदोलन था उसमें रामनारायण चौधरी थे, उनकी पत्नी थी अंजना चौधरी, उन्होंने भी भाग लिया और राजस्थान की पहली महिला थी जो जेल गई थी। राजस्थान से जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी अंजना चौधरी जी। इसके बाद में हम आगे बात करें तो अब हम बात करते हैं थोड़ी बूंदी किसान आंदोलन की। तो जो बूंदी किसान आंदोलन था 1923 में शुरू हुआ और 1943 तक चला। कौन सा है? 3 नंबर पे हमारा है बूंदी किसान आंदोलन। ये 1923 में शुरू हुआ और 1943 तक चला था। कब तक चला? 1943 तक चला था। अब जो बूंदी किसान आंदोलन था इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था नैनू राम शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? नैनू राम शर्मा के द्वारा। जबकि बात करें तो स्थानीय स्तर पर यदि किसी ने इसका नेतृत्व किया था तो वो थे नित्यानंद। कौन थे? नित्यानंद ने यहाँ पर स्थानीय स्तर पर नेतृत्व किया था। अब ये बूंदी एकमात्र ऐसी रियासत थी, क्या एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जहां पर महिलाओं से भी क्या ली जाती थी? बेगार। महिलाओं से भी यहाँ पर बेगार ली जाती थी और इस आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने ही भाग लिया। सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया। किसमें? जो बूंदी किसान आंदोलन था इसमें सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया। अब होगा डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल, जो डाबी हत्याकांड था 2 अप्रैल 1923 को हुआ। तो डाबी नामक स्थान पर किसान शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे तो यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था इकराम हुसैन। कौन था? इकराम हुसैन ने यहां पर गोलियां चलाई जिसमें झंडा गीत
झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हुए। क्या हुए? नानक जी भील शहीद हुए। और उनके साथ में इनके साथ में देवीलाल गुजर शहीद हुए, नानक जी भील शहीद हुए। और नानक जी भील को 9 दिन बाद, नानक जी भील के शव को 9 दिन बाद देवगढ़ में इनका दाह संस्कार हुआ था। नानक जी भील का 9 दिन बाद देवगढ़ के जंगलों में इनका दाह संस्कार हुआ था। जब इनकी मृत्यु हुई तो जो माणिक्यलाल वर्मा थे, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में कौन सा गीत लिखा था? अर्जी गीत लिखा था। किसने लिखा था? जो माणिक्यलाल वर्मा थे, उन्होंने जो है नानक जी भील की याद में अर्जी गीत लिखा था।